हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका देवभूमि ज्ञान दर्शन में। ये मेरा नया चैनल है, आज से मेरी नई शुरुआत हो रही है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे 100 प्रश्नों की। ठीक है, 100 प्रश्नों की बात करेंगे एक ही वीडियो में। तो देखो, जिस प्रश्न को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको नहीं करना होगा उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे से आप उत्तर देख लेना उसमें। तो देखो भैया, पहला प्रश्न है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो आप सभी को पता है भैया, सर्वप्रथम गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था कब? 1790 में, और अधिकार भी 1790 में ही कर लिया था। ठीक है ना। फिर 1791 में क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि कुमाऊं ने जीत लिया होता है, मनोबल हाई होता है इनका, तो ये क्या करते हैं भैया, 1791 में फिर गढ़वाल पे भी आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, इसी आशा के साथ कि हम गढ़वाल को भी जीत जाएंगे, लेकिन ये हार जाते हैं और होती है आपकी लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है ना, लंगूरगढ़ की संधि होती है। फिर देखो क्या होता है, फिर थोड़े समय तक ये शांत रहते हैं। फिर 1795 में ना गढ़वाल में पड़ जाता है अकाल, गढ़वाल में अकाल पड़ जाता है। फिर 1795 के बाद 1803 में, ठीक है, 1803 में भैया जो है गढ़वाल में भयंकर आपका भूकंप आ जाता है। ठीक है, भयंकर भूकंप आ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, गढ़वाल यहाँ पर हो जाता है कमज़ोर। ठीक है, अब भैया जो कमज़ोर है तो उस पर तो आक्रमण होगा ही होगा। ठीक है ना। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं कौन? ये गोरखा लोग। गोरखा लोग कहते हैं भैया अभी गढ़वाल जो है बहुत कमज़ोर है। ठीक है ना, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, सामाजिक रूप से भी कमज़ोर है। तो ये क्या करते हैं भैया, ये आक्रमण कर देते हैं गढ़वाल पे। ठीक है, और फिर पूरी तरीके से कब्जा कब कर लेते हैं भैया, 1804 में आक्रमण होता है, और 1804 में ही पूरी तरीके से कब्जा भी कर लेते हैं गढ़वाल पे। तो देखो भैया, 1804 में क्या होता है आपका, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। ठीक है ना, 1804 में होता है। खुड़बुड़ा का है भैया, देहरादून में है। ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, और खुड़बुड़ा का है देहरादून में है। तो इसमें क्या होते हैं, जो पवार शासक होते हैं प्रद्युमन शाह, उनकी भैया मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है इसी खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है, और आपने इतना याद रखना है, जो गोरखा शासन था ना, वो भैया कुमाऊं में चला था आपका 25 साल। ठीक है, और गढ़वाल में चला था आपका लगभग 10.5 साल। ठीक है ना। तो 1804 में क्या हो जाता है भैया, संपूर्ण जो आपका कुमाऊं का क्षेत्र है और गढ़वाल का क्षेत्र है, वहाँ गोरखा लोग आ जाते हैं, यानी गोरखा लोग अपना राज्य स्थापित कर देते हैं वहाँ भैया। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो वो क्या था भैया, 1398 में। अब देखो भैया, 1398 में अगर मैं बात करूं भारत की स्थिति क्या थी उस समय, तो भैया 1398 में चल रहा था आपका तुगलक वंश। ठीक है ना, तुगलक वंश चल रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि भैया जो तुगलक वंश के एक शासक होते हैं, आप कह सकते हो कि अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक होते हैं जिनका नाम होता है भैया नासिरुद्दीन महमूद होता है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। अब ये भैया तुगलक वंश के लास्ट शासक होते हैं, और उसी समय कौन आक्रमण कर देता है भैया 398 में, वो कर देता है तैमूर लंग। ठीक है, और आक्रमण कर देता है, और ये हार जाता है कौन, नासिरुद्दीन महमूद, और यहीं पे हो जाता है तुगलक वंश समाप्त। ठीक है, अब भैया तुगलक वंश समाप्त हो जाता है, और तुगलक वंश समाप्त होने के बाद जो ये तैमूर लंग है, तैमूर लंग का साथ कौन दिए रहता है भैया, खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां साथ दिए रहता है, तो इसीलिए फिर खिज्र खां जो है दिल्ली में स्थापित करता है एक नया वंश, जिसका नाम था भैया सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश कौन स्थापित करता है, ठीक है, मतलब सैयद वंश की स्थापना कौन करता है, वो करते हैं खिज्र खां। ठीक है, इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते थे। ठीक है, चलो, तो हमारा अगला प्रश्न है भैया, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, आप सभी को पता है कौन था भैया, बसंत देव। ठीक है, अब देखो चीज़ें कैसे काम करती है। आपका जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, ठीक है, सबसे पहले पूरी चीज़ थी हर्षवर्धन के अंडर। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, हर्षवर्धन, यहाँ पे मैं हर्षवर्धन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भैया हर्षवर्धन की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, कब हो जाती है, 647 ईस्वी कर लो यहाँ पे। ठीक है, हर्षवर्धन की हो जाती है मृत्यु, और हर्षवर्धन के सामंत होते हैं, जो हर्षवर्धन ने मतलब काम करने को रखे होते हैं, वो रखे होते हैं यशोवर्मन को। ठीक है, यशोवर्मन को, और यशोवर्मन ने भी अपना काम करने को एक सामंत रखा होता है, जिसका नाम होता है भैया बसंत देव। ठीक है, बसंत देव।
अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे चीज़ों को। ये जो हर्षवर्धन है इसकी मृत्यु हो जाती है तो यशोवर्मन कहता है भैया चलो अब सब कुछ मेरा हो गया, ठीक है ना। फिर ये जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन पे हमला कौन कर देता है भैया? एक कश्मीर के राजा होते हैं ललितादित्य मुक्तापेड़, ठीक है ना, ललितादित्य मुक्तापेड़। तो वो इसको हमला करते हैं और इसको हरा देते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो यशोवर्मन भी अब क्या हो गया, एक छोटा सा राज्य लेकर ही खुश रह रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर तो उसके पास से चला गया होता है। वो ललितादित्य मुक्तापीड़ उस पर राज कर रहा होता है। और यहाँ जो बसंत देव है, बसंत देव एक छोटे से, ठीक है ना, यानी जोशीमठ चमोली में क्या करता है, फिर एक नए राजवंश की स्थापना करता है। क्या नाम, क्या रखता है उस राजवंश का नाम? कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश रखता है। और अपनी राजधानी कहाँ बनाता है भैया? ये अपनी राजधानी बनाता है जोशीमठ चमोली में, ठीक है ना, जोशीमठ चमोली में, ठीक है, चमोली में। अब आप कहोगे सर ये तो कत्यूरी राजवंश क्या है? तो देखो भैया कत्यूरी राजवंश, जब ये कत्यूर घाटी के लोग, यानी ये जो क्या होता है ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो क्या होता है, चीज़ें तितर बितर होती जाती है, ठीक है। जो भी कार्तिकेयपुर राजवंश के लोग हैं, ठीक है ना, आप सभी को पता है कितने वंश आए इसमें? 3 वंश आते हैं, ठीक है ना। अब 3 वंश कौन कौन से आते हैं भैया? खप्पर देव वंश, ठीक है, निम्बर वंश और सलोड़ादित्य वंश आते हैं आपके, ठीक है ना, कार्तिकेयपुर राजवंश में। फिर इसके बाद क्या होता है, ये आपसी जो ये वंश होते हैं ना, ये बढ़ जाते हैं फिर बाद में, ठीक है, तितर बितर हो जाते हैं। तो फिर जो कुछ लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं भैया? कत्यूर घाटी में। अब ये कत्यूर घाटी में चले जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया फिर भैया? इन्हें कहा गया कत्यूरी राजवंश, ठीक है। फिर ये कत्यूरी राजवंश फिर ये नई राजधानी बनाते हैं, कहाँ भैया? बैजनाथ बागेश्वर में। कहाँ? बैजनाथ बागेश्वर में। समझ गए। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कहाँ थी भैया? जोशीमठ चमोली में। और कत्यूरी वंश की बैजनाथ बागेश्वर में, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा तो यहाँ पे संस्थापक लिखा है, तो आपने बसंत देव क्यों बोला कत्यूरी राजवंश का? तो भैया देखो संस्थापक तो एक ही होगा ना, बसंत देव ने ही तो स्टार्ट किया कार्तिकेयपुर राजवंश, उसके बाद ये लोग टूटे हैं और फिर कत्यूर घाटी में गए हैं, तो तभी से कह दिया कि कत्यूरी वंश के ये लोग हैं, ठीक है ना। चलो अब बढ़ें फिर आगे की ओर। अगर कुछ चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो बाकी आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी अगर कोई मुझे जानता है तो। चलो देखते हैं फिर अब अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी को पता है भैया खगमरा किला कहाँ है आपका? खगमरा किला है अल्मोड़ा में, ठीक है। और किसने करवाया था इसका निर्माण? वो करवाया था भीष्मचंद ने, ठीक है। और भीष्मचंद ने इसका निर्माण करवाया था लगभग आपके 1555 से 60 के बीच में, ठीक है ना, लगभग है हाँ ये। चलो फिर देखो क्या होता है। चलो और चीज़ें आप ध्यान में रख लो। अगर बात आई है किले की तो आपने कौन कौन से किले ध्यान में रखने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। वो है आपका लाल मंडी किला, लाल मंडी किला। अगर मैं बात करूं लाल मंडी किले की तो ये कहाँ है भैया? ये अल्मोड़ा में है। और इसी किले को आप क्या कहते हो? फोर्ट मोएरा भी कहते हो इसी को, ठीक है ना, फोर्ट मोएरा भी कहते हो, ठीक है, फोर्ट मोएरा भी कहते हो इस किले को। और किसने करवाया था इसका निर्माण? वो करवाया था भैया कल्याण चंद ने, ठीक है ना, कल्याण चंद ने करवाया था, ठीक है। और दूसरा किला एक और याद रख लो आप, मल्ला महल किला, ठीक है ना, मल्ला महल किला, ठीक है। मल्ला महल किला कहाँ है? ये भी भैया आपका अल्मोड़ा में। किसने बनवाया था? ये बनवाया था रुद्रचंद्र ने, रुद्रचंद्र ने। अभी मैं बात करूँ अभी के हिसाब से तो भैया इस मल्ला महल किला में जो है अभी सरकारी दफ्तर बन चुके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ और किले की तो एक और किला याद रख लो आप, राजबुंगा किला, राजबुंगा किला। राजबुंगा किला कहाँ है भैया? चंपावत में है, ठीक है ना, चंपावत में है। किसने बनवाया था भैया? सोमचंद ने बनवाया था, ठीक है ना। चलो और चंपावत में क्या है इसी से रिलेट कर लो ना। और चंपावत में क्या है भैया? चंपावत में है आपका बाणासुर का किला, बाणासुर का किला, ठीक है ना। कहाँ है? चंपावत लोहा घाट में है, ठीक है ना। आप कभी जाओगे तो आप वहाँ पे कहानी सुनोगे कि इसीलिए जो लोहा घाट जहाँ पे पॉलिटेक्निक है वहाँ पे की मिट्टी लाल है, ठीक है। वो कहते हैं ये बाणासुर का खून है, ठीक है। ये मैं कहानी में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। हमने 100 प्रश्न करने हैं, ठीक है। चलो तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि 5वां प्रश्न है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, तो वो बनाया था भैया सुदर्शन शाह ने, ठीक है।
तो अब कुछ बातें जान लो भैया सुदर्शन शाह से। ठीक है, 55वें राजा होते हैं ये आपके पवार वंश के। ठीक है ना, 55वें राजा होते हैं, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1815 में क्या होता है, सिंगोली की जब संधि होती है तो अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, भैया चलो अपना राज्य जो है तुम टिहरी में बना लो। ठीक है ना, सुदर्शन शाह से। तो सुदर्शन शाह क्या करते हैं, अब मजबूरी है भैया, तो श्रीनगर से अपनी राजधानी हटाकर कहाँ बना देते हैं भैया, टिहरी बना देते हैं। ठीक है ना, 1815 में। कब बनाते हैं राजधानी, प्रॉपर डेट अगर मैं बताऊं आपको तो 28 दिसंबर 1815 को बना देते हैं, क्योंकि भैया गढ़वाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुदर्शन शाह के कार्यकाल की, तो ये चले थे भैया आपके 1815 को गद्दी पर बैठे थे और 1859 तक चले थे। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, अगर सुदर्शन शाह की मैं बात करूं तो एक इनका आप काव्य याद रख लो, सभासार। ठीक है ना, सभासार, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सभासार। ठीक है ना, सभासार नामक काव्य की रचना किसने करी थी, वो करी थी सुदर्शन शाह ने। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। तो भैया CSI की उपाधि जिसे दी थी वो कौन था, कीर्ति शाह था। ठीक है ना, कौन था वो, कीर्ति शाह था। अब देखो अगर मैं बात करूं CSI की, तो इसका हिंदी मतलब समझ लो साथी होता है। ठीक है, कंपेनियन यानी साथी होता है। ठीक है, एक था आपका KCSI। ठीक है ना, तो इसका मतलब था आपका यानी नाइट कमांडर। ठीक है ना, क्या मतलब था इसका, नाइट कमांडर। ये भी एक उपाधि थी और ये भी इन्हें मिलती है कीर्ति शाह को। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। और जो ये CSI की उपाधि है ये कब मिलती है भैया, दिल्ली दरबार चल रहा होता है आपका। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का क्या चल रहा होता है, दिल्ली दरबार चल रहा होता है 1903 में। ठीक है, तो ये इसने CSI की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। अब देखो अगर मैं बात करूं भैया कीर्ति शाह की, तो कीर्ति शाह थे 58वें राजा। ठीक है ना, पवार वंश के 58वें राजा थे। ठीक है, फिर देखो कीर्ति शाह के इस समय में ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रख लेना कि स्वामी राम तीर्थ जी आए थे। ठीक है, कब आए थे भैया, 1902 में। ठीक है ना, टिहरी आए थे। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े हम आगे की ओर। तो जो हमारा अब अगला प्रश्न है वह है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो भैया इसमें जो आपका सही आंसर है वह है प्रताप शाह। ठीक है, एक ही आंसर है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो देखो भैया प्रताप शाह इसमें आपका सही आंसर है। तो प्रताप शाह का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक चला था आपको याद होना चाहिए, वो चला था 1871 से 86 तक। ठीक है, 1886 तक, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब बैठते हैं ना 1871 में, तो थोड़े ही समय बाद क्या करते हैं भैया 1883 में ना एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना कर देते हैं। अब अंग्रेजी स्कूल की स्थापना कर दिए तो ये क्या हो जाएंगे भैया, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम शासक हो जाएंगे। ठीक है, कौन, प्रताप शाह। ठीक है, चलो भैया अब बढ़े हम आगे की ओर। अब देखो फिर, तो अब हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता था। तो भैया वो कहा जाता था गोरखियाली राज। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा बुजुर्गों के मुंह से कि कई बार कहीं लड़ाई हो जाती थी ना गाँव में, तो ऐसा कहा जाता था गोरखियाली राज चल रहा है क्या। ठीक है, तो ये गोरखियाली राज ऐसे ही आया क्योंकि उनका जो शासनकाल था वो बहुत ही अन्यायपूर्ण एवं अत्याचारपूर्ण था। ठीक है, आप सभी को पता है कई दिव्य प्रथाएं थी। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। तो वो की गई भैया चंद राजाओं द्वारा। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ। ठीक है, तो वो हुआ था भैया नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। ठीक है ना, नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल था वो कब का था भैया, 1913 से 46 तक का इनका कार्यकाल चला था। और ये पवार वंश के 59वें राजा थे। ठीक है ना, 59वें राजा थे। इसके बाद भैया एक लास्ट राजा और आते हैं आपके, कौन, मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं नरेंद्र शाह की, तो इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई देखो। एक तो आपका रवाई कांड होता है। ठीक है ना,
रवाई कांड होता है। ठीक है, रवाई कांड कब होता है भैया? 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को होता है आपका रवाई कांड। ठीक है ना। फिर देखो और क्या क्या हुआ था। और इन्हीं के ही समय काल में एक और चीज़ आपने याद में रखनी है, जब इनका समय काल चल रहा होता है तो भैया 1939 में ना टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, कौन करते हैं? श्रीदेव सुमन जी करते हैं, दौलत राम जी करते हैं और नागेंद्र सगलानी जी करते हैं। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से होती है भैया टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर देखो जो श्रीदेव सुमन जी है ना, श्रीदेव सुमन जी को जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भैया फिर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, जेल में डाल दिया जाता है तो फिर श्रीदेव सुमन जी जेल में ही क्या कर देते हैं? आमरण अनशन स्टार्ट कर देते हैं। कब? 3 मई 1944 को। ठीक है, आमरण अनशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आमरण अनशन पे बैठते हैं फिर थोड़े समय बाद यानी 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 1944 को वह शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और 25 जुलाई को ही प्रतिवर्ष, ठीक है, 25 जुलाई को ही प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है उनकी याद में? वो मनाया जाता है सुमन दिवस। ठीक है, सुमन दिवस मनाया जाता है। और जो श्रीदेव सुमन जी हैं इन्हें अमर शहीद भी कहा जाता है। इतना भी आपने याद में रखना है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भैया कि उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो वो करते हैं भैया राजी जनजाति के लोग। ठीक है, चलो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि राजबुंगा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था भैया सोमचंद्र ने। ठीक है, सोमचंद्र कौन है? चंद्रवंश का संस्थापक है। ठीक है, आप सीधे से कह देना। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह होगा पूरा। ठीक है, शाह के बीच देहरादून में खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध कब हुआ? तो मैं आपको बता चुका हूँ कब हुआ था भैया, 14 मई 1804 को। ठीक है ना, क्या हो जाता है खुड़बुड़ा युद्ध में? प्रद्युम्न शाह जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 14वां प्रश्न है कि कुली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो भैया कुली एजेंसी का मुख्यालय था आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भैया फिर देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रबंधक कौन थे? तो वो थे जयानंद भारती जी। कौन थे? जयानंद भारती जी थे। अगर मैं बात करूं आपकी जयानंद भारती जी की तो भैया इन्होंने ना जो आपका गढ़वाल क्षेत्र था, गढ़वाल क्षेत्र में जो छुआछूत होता है, छुआछूत को लेकर और जो डोला पाल की एक कुप्रथा थी आपकी, उस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने काफ़ी लंबा जो है वो संघर्ष किया था। ठीक है, जयानंद भारती जी ने। चलो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखा था? तो लिखा था भैया कौसानी में। किधर लिखा था? कौसानी में। आप सभी को पता है 1929 में आते हैं। ठीक है ना, और हल्द्वानी से होते हुए भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, फिर कौसानी में रुक जाते हैं। ठीक है ना, कौसानी में रुकते हैं और फिर क्या करते हैं भैया, आपका अनासक्ति योग टीका भी कौसानी में ही लिखते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं आपके गांधी जी की तो एक बार और आ चुके हैं ये 1915 में। ठीक है, लेकिन आप उसे कह नहीं सकते हो कि एक आपकी वो यात्रा थी। ठीक है, आते हैं तुरंत चले जाते हैं। ठीक है ना, चलो आप देखो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भैया टिहरी गढ़वाल में डांडकर आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है ना, तो आप इसे ऐसे भी लिखते हो डाडक। ठीक है ना, डाडक आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भैया मजदूरों से। ठीक है ना, तो देखो भैया क्या हुआ था ना, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों ने जो भी स्थानीय लोग थे उनको वनों में प्रवेश करने से रोक दिया था, मतलब एक प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है ना, तो उसी को लेकर जो है वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी चल ही रहा था उस समय। तो उसी के साथ टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक वन आंदोलन हो जाता है। ठीक है ना, वन आंदोलन हो जाता है और इसी वन आंदोलन को जो स्थानीय भाषा थी वहाँ की उसमें कहा गया डाडक आंदोलन। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। तो भैया हमारा अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से वर्ष 1937 में एक गांधी आश्रम की स्थापना हुई? तो वो हुई थी भैया शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयासों से। ठीक है ना, आप सभी को पता है कहाँ हुई थी? वो हुई थी सोमेश्वर। ठीक है ना, सोमेश्वर अल्मोड़ा के आसपास।
ठीक है ना, इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो क्या हुआ ना, फिर जैसे ये स्थापना तो 1937 में कर देते हैं, फिर क्या होता है ना, सितंबर 1942 में जो कमिश्नर होते हैं वो कहते हैं भैया यहाँ के सारे जितने भी मतलब कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लो। ठीक है ना, क्यों गिरफ्तार कर लो, क्योंकि वो कहते हैं ये इन्होंने यहाँ पे बना दिया है राजनीतिक गतिविधियों का एक हब बना दिया है। ठीक है ना, यानी केंद्र बना दिया है, तो ये आप यहाँ से क्या करेंगे, फिर विद्रोह स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए 1942 में जो है जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पे एक्टिव कार्यकर्ता उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 19वां प्रश्न है कि टिहरी आंदोलन के दौरान किसने 84 दिन भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए थे? तो वो त्यागे थे श्रीदेव सुमन जी ने। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा भैया 20वां प्रश्न है कि मानवेंद्र शाह ने कब विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे कब? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को भैया टिहरी राज्य का भारत में विलय हो जाता है। ठीक है, और यह एक उत्तर प्रदेश का जनपद बना दिया जाता है। ठीक है, चलो फिर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1870 में। कौन करते हैं भैया? वो करते हैं बुद्धि बल्लभ पंत जी। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जी अकेले नहीं करते हैं, इनके कुछ अन्य सहयोगी भी होते हैं, उनकी सहायता से जो है वो डिबेटिंग क्लब की स्थापना करते हैं। और क्यों करते हैं भैया? कुमाऊं में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर देखो 1870 के बाद याद रख लो 1871। ठीक है, 1871 में क्या होता है भैया? एक गवर्नर होते हैं विलियम मयूर। ठीक है, तो वो सुझाव देते हैं भैया डिबेटिंग क्लब को, उनका भी अपना फ़ायदा होता है। तो देखो वर्ष 1871 में भैया अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत होती है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत होती है, अखबार की शुरुआत होती है। ठीक है, और जो इसके पहले संपादक होते हैं वो कौन होते हैं? बुद्धि बल्लभ पंत ही जी होते हैं। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जी होते हैं। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अगर मैं बात करूं बुद्धि बल्लभ पंत जी की, तो याद रखना कि भैया उत्तराखंड में आधुनिक शिक्षा की नींव डालने का श्रेय जो जाता है वो जाता है बुद्धि बल्लभ पंत जी को। ठीक है ना, फिर देखो चलो एक डेट मैं आपको दे दे रहा हूँ। यहाँ पे 1870 लिखा है, इसी के नीचे आप 1871 लिख लो और यहाँ पे लिख लो अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार, अखबार। ठीक है, मेरी लेख थोड़ी सी कह सकते हो आप बेकार है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद लिख लो आप 1903, डायरेक्ट 1903 लिख लो और यहाँ पे लिख लो हैप्पी क्लब। किसने करी थी हैप्पी क्लब की स्थापना? आप सभी को पता है भैया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा की गई थी हैप्पी क्लब। ठीक है, फिर यहाँ पे 1903 के बाद लिख लो 1912। 1912 में क्या होता है भैया? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है ना, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ें आगे की ओर। तो देखो हमारा अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किनके प्रयासों से हुई? मैं बता चुका हूँ, गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों से। कुछ बातें जान लेते हैं फिर गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। तो भैया ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है ना, मिला कब मिला? वो मिला था 26 जनवरी 1957 को। ठीक है ना, और जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं उन्होंने काशीपुर में भैया प्रेम सभा की भी स्थापना करी थी। काशीपुर में प्रेम सभा की भी स्थापना करी थी 1914 में। ठीक है, और जैसे यूपी बना आपका, ठीक है ना, पहले आप यूपी को क्या बोलते थे? यूपी को बोलते थे संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत में आपके दो बार मुख्यमंत्री बने, फिर यूपी बना, तो यूपी के ये पहले मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। और फिर 1955 से ना 1955 से 61 तक ये क्या रहे? भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा भैया अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में लाइसेंस नीति कब लागू हुई? तो आंसर है भैया 1889 में। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी भैया 1912 में। मैं बता चुका हूँ आपको। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो था भैया भूमि वितरण से। ठीक है ना, क्या हुआ था? देखो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य समझ लो, आप चीज़ें समझ जाओगे। जो राज्य है ना, राज्य के तराई क्षेत्रों में भैया जो सीलिंग कानून को लागू कराकर जो भी भूमिहीन लोग हैं ना, भूमिहीन लोगों तथा किसानों को
भूमि वितरण, ठीक है ना, भूमि वितरण कराना था। ठीक है, यही उद्देश्य था, उसी के लिए हुआ था आपका कोटा खर्रा आंदोलन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बेगार आंदोलन कब एवं कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आप सभी को पता है, 13 या 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है भैया 5 सितंबर 1942 को। तो देखो भैया, सल्ट एक आपका क्षेत्र है, खुमार नामक स्थान था वहाँ पे। ठीक है ना, खुमार नामक स्थान था, जो कि क्या था, सल्ट कांग्रेस का एक मुख्यालय था वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है भैया, ब्रिटिश सेना क्या कर देती है, जनता पे गोलियाँ चला देती है। ठीक है, जनता पे गोलियाँ चला देती है, जिसमें गंगाराम जी और खीमा देव जी, ठीक है, 2 सगे भाई, और चूड़ामणि और बहादुर सिंह जी शहीद हो जाते हैं। ठीक है, फिर गांधी जी इसे क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि ये कुमाऊँ का बारदोली। ठीक है, गांधी जी इसे क्या नाम देते हैं, कुमाऊँ का बारदोली, कुमाऊँ का बारदोली। ठीक है, बारदोली। ठीक है, गांधी जी ने ऐसा कहा। चलो, समझ गए। अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध विरुद्ध ठीक है, विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी? तो भैया लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग का उस समय कार्यकाल चल रहा था आपका, कितना था उनका कार्यकाल, 1813 से उनका कार्यकाल चला था आपका 1823 तक। ठीक है, इसी बीच होता है आपका क्या, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है ना, 1814 से स्टार्ट होता है और 16 तक जाता है। 16 तक क्या होता है ना, 16 तक मैंने इसलिए लिखा है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको 16 ही डेट मिलेगी, क्योंकि जो नेपाल सरकार है ना, वो संगौली की संधि की पुष्टि भैया 1816 में ही करती है। ठीक है, जब वो पुष्टि करती है तो आधिकारिक तौर पे हो जाता है कि हाँ भैया, अंग्रेज ने आप पूरा कब्जा लिया है। ठीक है, नेपाल ने भी पुष्टि कर दी है, इसीलिए हम जो लिखते हैं, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सब जगह दिखेगा कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 16 तक। ठीक है, वैसे अगर आपके हस्ताक्षर की बात करूं कि हाँ भैया, जो संगौली की संधि के हस्ताक्षर हैं वो तो 1815 में ही हो गए थे आपके। ठीक है, चलो बड़े फिर आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो वो हुआ था भैया कल्याण चंद्र के शासनकाल में। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक, कल्याण चंद्र कौन थे भैया, चंद्र वंश के एक शासक थे। ठीक है ना, क्या होता है ना, 1743 से 44 में, 1743 से 44 के बीच में रोहिल्या सरदार होते हैं एक अली। ठीक है ना, अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान, ये क्या करते हैं भैया, कुमाऊं पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कल्याण चंद्र के कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल था भैया 1729 से 47 तक। ठीक है, चलो बढ़ें फिर आगे की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? वह है भैया राज तरंगिणी में। ठीक है, ये राज तरंगिणी में क्या होता है, इसमें आपके जो कश्मीर का इतिहास है वो लिखा गया है। ठीक है, महाभारत काल से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ राज तरंगिणी की, तो ये लिखी थी भैया कल्हड़ जी ने। ठीक है ना, किसने लिखी थी, कल्हड़ जी ने। इतना भी आपने याद में रखना है। ठीक है, और ये आपका एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, चलो फिर देखो भैया, हमारा अगला प्रश्न है कि परमार वंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है फतेहपति शाह। ठीक है, फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है 1191 में। ठीक है ना, तो आप सभी को पता है 1191 में क्या हुआ था, एक नेपाल के राजा थे भैया अशोक चल्ल। ठीक है, वो आक्रमण कर देते हैं, कुछ भाग कब्जा लेते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आपने याद रखनी है, 1223। ठीक है ना, 1223 में एक नेपाल के ही शासक होते हैं कराचल देव। ठीक है, ये भी कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है, जो कराचल देव का हमें एक लेख प्राप्त होता है आपका बालेश्वर मंदिर से। ठीक है, बालेश्वर मंदिर से 1223 का ये वो लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से, कहाँ है भैया बालेश्वर मंदिर, वो है आपका चंपावत में। ठीक है, अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है कर्णावती जी। आप सभी को पता है महारानी कर्णावती जी कौन थे भैया, ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी और माता भी।
ठीक है ना। क्या होता है देखो 1635 में, अगर मैं बात कर रहा हूँ कर्णावती जी की, तो भैया 1635 में एक होते हैं नवजात खां। ठीक है, नवजात खां भैया गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे आक्रमण करते हैं तो ये हार जाते हैं। ठीक है ना, और कर्णावती जी इनके कुछ सैनिकों को पकड़ लेती हैं और उनकी नाक काट देती हैं। ठीक है, उनकी नाक काट देती हैं, तब से ही हम रानी कर्णावती जी को नाक कटी रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कालसी, जो कि देहरादून में स्थित है, कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है प्राकृत भाषा है। ठीक है, और लिपि कौन सी थी भैया? लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि है। अगर मैं बात करूं आपके जो अशोककालीन शिलालेख है कालसी, तो भैया इसकी खोज हुई थी आपकी 1860 में। कब हुई थी? 1860 में। कौन करते हैं भैया? वो करते हैं जॉन फॉरेस्ट। जॉन फॉरेस्ट करते हैं। ठीक है ना, और अगर और हम देखें तो देखो जो ये आपका कालसी है ना, यह है आपका जो टोस नदी है, टोस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है आपका कालसी। ठीक है ना, टोस और यमुना नदी। चलो समझ गए चीज़ों को। अब बढ़े आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है गढ़वाल के लिए केदारखंड वह कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख हुआ है, वो हुआ है आपके स्कंद पुराण में। ठीक है, आप सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख हुआ है। नेपाल हो गया, मानसखंड हो गया, केदारखंड हो गया, ठीक है, जालंधर हो गया और कश्मीर हो गया। ठीक है, चलें फिर आगे की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भैया स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से है, ठीक है, इसका मतलब से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया? वो कहा गया भैया केदारखंड। ठीक है ना, और देखो अगर मैं बात करूँ जो नंदा देवी है, नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? वो कहा गया है भैया मानसखंड। ठीक है, मानसखंड। ठीक है, यानी कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है इसे, और इसे गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। अब देखो हमारा अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, देखो स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से काली कालगिरी पर्वत तक, ठीक है ना, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि भैया पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो इसमें हमारा सही आंसर है अलकापुरी। ठीक है ना, आप सभी को पता है भैया अलकापुरी में कुबेर की राजधानी है। ठीक है, चलो। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है भैया आपका टिहरी में। ठीक है, और क्या क्या स्थित है आपका टिहरी में? वो स्थित है वामन गुफा। ठीक है, वामन गुफा स्थित है आपका। और क्या क्या है भैया? पलेठी का सूर्य मंदिर भी आपका टिहरी में ही है। पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर। ठीक है ना, तो देखो भैया अगर मैं बात करूं पलेठी के सूर्य मंदिर की, तो ये हिंडोला खाल है। हिंडोला खाल के पास एक है आपका पलेठी गांव। हिंडोला खाल के पास है पलेठी गांव, वहीं स्थित है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं ये कहाँ पे है, तो ये देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में, ठीक है, और देवप्रयाग कहाँ भैया? आपका टिहरी में है। ठीक है, तो आप कह सकते हो पलेठी का सूर्य मंदिर भैया आपका टिहरी में। अब तो इसकी हालत जर्जर वाली है। ठीक है, पता नहीं सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, अभी मुझे भी मालूम नहीं है। तो देखो फिर भैया, अब अगर मैं बात करूं और टिहरी की, तो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, यहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी आए थे। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ जी आए थे। राम तीर्थ जी आए थे कब भैया? 1902 में आते हैं, और फिर अक्टूबर 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब 17 अक्टूबर 1906। ठीक है ना, 17 अक्टूबर 1906 में दीपावली का दिन होता है, तो ये जल समाधि ले लेते हैं खुद से ही। ठीक है, गणेश प्रयाग में। ठीक है, जल समाधि ले लेते हैं भैया गणेश प्रयाग में। अब मैंने गणेश प्रयाग बोला तो आपके मन में आ रहा होगा सर गणेश प्रयाग का मतलब है क्या, कौन से संगम पे है मतलब? तो देखो भैया गणेश प्रयाग है आपका भागीरथी और भिलंगना के संगम पे था आपका गणेश प्रयाग। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भैया प्राचीन ग्रंथों में, रुको थोड़ा सा इसका साइज कम कर लें, ठीक है, पेन का सही है। तो भैया अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रंथों में किसके लिए भृंगुतुंग शब्द का प्रयुक्त किया गया है? तो भैया इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह है केदारनाथ। ठीक है ना, आप सभी को पता है केदारनाथ मंदिर के पास क्या है भैया? एक भृंग पंथ
आपका शिखर है, ठीक है ना, भृंगप्रंथ शिखर है। जैसे आप क्या कहते हो, भृंगु तुंग, ठीक है ना, भृंगु तुंग, ठीक है ना, भृंगु तुंग या महापंथ नाम से भी जानते होगे, ठीक है ना। और आप सभी को पता है केदारनाथ में ही शंकराचार्य जी की समाधि भी है, ठीक है ना, शंकराचार्य जी की भी समाधि है। और अगर मैं बात करूं केदारनाथ की, तो केदारनाथ शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी थी, तो वो थी भैया जोशीमठ में, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ बाणासुर के किले की, तो वो है आपका चंपावत में, चंपावत के लोहाघाट में, ठीक है। चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका मतलब जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो उनका जन्म हुआ था भैया कड़वा आश्रम में। कड़वा आश्रम में की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपके दुष्यंत, ठीक है ना, दुष्यंत दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इन्हीं के कारण मतलब ये क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। और महाकवि कालिदास, एक और चीज़ याद में रखनी है अपने, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास जी ने का जो महाकाव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना, उसकी रचना भी उन्होंने कहाँ पे करी थी भैया, जो मालिनी नदी है, मालिनी नदी के तट पे स्थित है आपका कड़वा आश्रम, यहीं पर करी थी, ठीक है ना। चलो अब बढ़े आगे की ओर। तो हमारा अब अगला प्रश्न है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वह है आपका श्रीनगर, ठीक है। कहाँ थी भैया, श्रीनगर में थी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा भैया अगला प्रश्न है कि गोरखाकालीन नेथड़ा किला कहाँ है, तो ये है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। आपको मैं बता चुका हूँ कि नेथड़ा किला किधर है भैया, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। फिर देखो हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया, वो किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। चलो इसको थोड़ा और मैं आपको डिटेल में अगर बताऊं, तो देखो क्या है, आप सभी को पता है 4 वेद हैं हमारे, ठीक है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है ना, और अथर्ववेद, ठीक है। अब देखो इन वेदों के भी ना आपके ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इन वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए भैया ब्राह्मण आपके बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं आपके ऐत्रेय और कौशितिकी, ठीक है ना, ऐत्रेय और कौशितिकी ब्राह्मण है, ठीक है ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ समझ जाना, ठीक है, कौशितिकी ब्राह्मण है। और सामवेद के हैं भैया आपके पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, ठीक है। और यजुर्वेद के हैं आपके शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है। और अथर्ववेद के हैं आपके भैया गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो चलो आपने इतना भी याद में रखना है। तो ऋग्वेद के जो ऐत्रेय ब्राह्मण हैं उसमें ही उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। चलो अब हमारा जो 46वां प्रश्न है वह है कि संदेही काव्य संग्रह है, तो वह है भैया तारादत्त गैरोला जी का, ठीक है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का शासक था, आप सभी को पता है पवार वंश का, पवार वंश कह दो या परमार वंश, बात एक ही है, ठीक है ना। इसको आप क्या कहते हो, ये पवार वंश का संस्थापक है कौन, कनकपाल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नदी बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, वो हैं सुरेश भाई जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि चंपावत स्थित राजबुंगा किला बनवाया था, सोमचंद्र ने बनवाया था, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर अगला प्रश्न है, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ठीक है, वो माना जाता है कार्तिकेयपुर को, ठीक है ना, कार्तिकेयपुर को माना जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि कहाँ स्थित है, मैं बता चुका हूँ भैया केदारनाथ में स्थित है। और जो आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं वो कार्तिकेयपुर राजवंश के ही समय में आए थे, ठीक है ना। चलो भैया अब देखो भैया हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये प्रश्न बता चुका हूँ, जयनंद भारती जी थे, ठीक है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि भैया बिस्नी देवी कौन थी, तो भैया बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, आप सभी को पता है। इन्होंने क्या किया था, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो इन्होंने अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया था, ठीक है। इनके साथ और भी महिलाएं रही थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड
से भाग लिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके दांडी यात्रा की, ठीक है ना, उत्तराखंड से भाग लेने वाले तो वो थे भैरवदास जोशी जी, ज्योतिराम कांडपाल जी, ठीक है, और गोरखा वीर जी। 78 लोग थे टोटल। ठीक है, चलो अब मैं 78 लोग थे, इसमें से जो थे 3 उत्तराखंड के थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके दांडी मार्च की, ठीक है, इसको आप किस किस नाम से जानते हो? जो ये दांडी यात्रा है ना, इसको आप जानते हो नमक सत्याग्रह के नाम से। ठीक है ना, नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हो। ठीक है, या कह दो नमक मार्च कह दो। ठीक है ना, नमक मार्च कह दो, या दांडी सत्याग्रह, या दांडी मार्च। ठीक है, इतने नामों से आप इसे जानते हो। ठीक है, क्या हुआ था कि साबरमती से चले थे गांधी जी, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और 6 अप्रैल तक जाते हैं 1930 में, मतलब दांडी पहुंचते हैं। ठीक है ना, पूरी यात्रा करते हैं, लगभग होती है आपकी 390 किलोमीटर की। ठीक है, 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, जो कि आपका नमक विरोधी कानून होता है उसको भंग करने का आह्वान लिया होता है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ें आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भैया, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो आप सभी को पता है, अनुसुईया प्रसाद जी थे। ठीक है ना, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी थे। अगर मैं बात करूँ अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की, तो इनका सबसे अहम रोल था गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है भैया? वो होती है आपकी 1918 को। ठीक है, 1918 को होती है, और इनका अहम योगदान होता है। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूँ अनुसुईया प्रसाद जी की, तो एक 1919 में होता है आपका अमृतसर कांग्रेस सम्मेलन। ठीक है ना, तो अमृतसर कांग्रेस के सम्मेलन में मुकुंदी लाल जी और अनुसुईया प्रसाद जी ने भी भैया भाग लिया था। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ें आगे की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि भैया, भारत में स्वतंत्र होने के समय टिहरी गढ़वाल का राजा कौन था? तो वो था भैया मानवेंद्र शाह। ठीक है ना, मानवेंद्र शाह जी थे, आप सभी को पता है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी उत्तराखंड के किस स्थान पर रुके थे? तो वो कौसानी में रुके थे, आप सभी को पता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो ये मैं बता चुका हूँ, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय उत्तराखंड में किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो आप सभी को मैंने बता दिया है कि कार्तिकेयपुर का शासकों का जब शासनकाल चल रहा था, तो उस समय ही शंकराचार्य जी भी आते हैं। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 820 ईस्वी में। ठीक है ना, चलो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे? तो समकालीन थे भैया मौर्यों के। ठीक है ना, मौर्यों के समकालीन थे। तो आपके माइंड में आएगा, तो सर मौर्यों का शासनकाल कब से कब तक चला होगा? तो इनका सारे शासनकाल चला था लगभग 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो इसी बीच कुड़िन लोग भी इनके समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ें आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भैया, अस्कोट आंदोलन किस वर्ष गठित हुआ था? तो अस्कोट आंदोलन हुआ था 1924 में। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना, अस्कोट में राजशाही के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसी को हम कह देते हैं अस्कोट आंदोलन। ठीक है, चलो अब बढ़ें आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो वो है हिमवंत। ठीक है, चलो अब बढ़ें आगे की ओर। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो वो क्या था? 820 ईस्वी में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपका अगला प्रश्न है कि कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो था भैया अमोघवर्ती। ठीक है ना, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यानी 65वां प्रश्न है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है भैया कड़वा आश्रम से। ठीक है ना, चलो अब बढ़ें आगे की ओर। तो हमारा अब अगला प्रश्न है, चंद शासक में मंत्री परिषद के मुख्य 2 स्तंभ कौन से थे? तो वो थे भैया मेहरा और फर्त्याल। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि की पुष्टि नेपाल ने कब की? तो वो की 1816 में।
ठीक है ना। आप सभी को पता है 2 दिसंबर 1815 में तो भैया संगोली की संधि होती है, ठीक है ना, सभी लोग साइन करते हैं। लेकिन जो नेपाल आधिकारिक तौर पे उसकी पुष्टि करता है वो करता है भैया 4 मार्च 1816 को, ठीक है ना। 4 मार्च 1816 को नेपाल कहता है कि हाँ भैया हमने अंग्रेजों के साथ जो है संगोली की संधि कर ली है, ठीक है। चलो, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया, ये मैं बता चुका हूँ, 1804 में किया, ठीक है ना। और देखो अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है, तो दी गई है भैया तीलू रौतेली जी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, वो कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, ठीक है। अब बढ़ते हैं और आगे की ओर। तो आगे है अगला प्रश्न कि अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पे है, तो वो है आपका कालसी, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कड़वा आश्रम में की थी, यह जो किस नदी के तट पर था, यह था आपका मालिनी नदी के तट पे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है, तो स्थापित हुआ था भैया 1790 में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर जो है वो संबंधित है, वो संबंधित है सूर्य देवता से, ठीक है ना। तो अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यानी 75वां प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो लिया था सुलेमान सिकोह ने, ठीक है ना। सुलेमान सिकोह भैया किसका पुत्र था, दारा सिकोह का था, दारा सिकोह का। क्या होता है ना, पृथ्वीपति शाह का शासनकाल चल रहा होता है, तो उस समय 1658 में दारा सिकोह के पुत्र भैया सुलेमान सिकोह को कौन सा रण देते हैं, वो देते हैं पृथ्वीपति शाह, ठीक है। चलो बड़े आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है भैया, अजय पाल द्वारा प्रचलित धूली पाथा, ठीक है ना, धूली पाथा की माप थी लगभग 2 kg का था ये आपका धूली पाथा, ठीक है। चलो अब बढ़ें आगे की ओर। तो टिहरी में डोला पाल की, ठीक है, डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था, वो था शिल्पकारों से संबंधित था, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगला प्रश्न है हमारा 78वां, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, वो था भैया ई गार्डनर, ठीक है ना। संगोली की संधि होती है तो 1815 में ही ई गार्डनर को भैया कमिश्नर बना दिया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। फिर क्या होता है, ये करता है भैया प्रथम भूमि बंदोबस्त, ठीक है, प्रथम भूमि बंदोबस्त करता है ब्रिटिश काल का, ठीक है। चलो फिर देखो चांदपुरगढ़ कहाँ स्थित था, तो वो था भैया चमोली में, मतलब चांदपुरगढ़ आपका चमोली में है, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान कहाँ से की गई है, ठीक है ना, कहाँ की गई है, तो वो काशीपुर में है आपका गोविसाण, ठीक है, गोविसाण को ही काशीपुर कहते थे। चलो अब बढ़े आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है भैया, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखू उड्यार कहाँ स्थित है, तो स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है ना। चलो पूरा पता बता देते हैं फिर। अल्मोड़ा में दलबैंड, ठीक है ना, बाड़ी छिना अल्मोड़ा सुयाल नदी के तट पे, ठीक है ना, सुयाल नदी के तट पे, इतना भी आपने याद में रखना है, तट पे सुयाल नदी तो याद में रख ही लेना, ठीक है। तो फिर अगला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी 1912 में भैया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, सबसे आसान प्रश्न अभी तक का 9 नवंबर 2000 को। फिर देखो भैया अगला प्रश्न है 84, सरला बहन का मूल नाम क्या था, कैथरीन हेलीमैन था, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, द्रौपदी का डांडा है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया है, तो इस सल्ट को कहा गया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो यही फ़ायदा होता है, अगर आप स्टार्टिंग में अच्छी तरह डिटेल में कुछ चीज़ें बता दो ना, फिर उसी से कई प्रश्न निकल के आपके आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप अगर एक प्रश्न को थोड़ा गहराई से पढ़ोगे तो आपके कई प्रश्न जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, वो हुई 1914 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो भैया कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1916 में, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि रवाई कांड कहाँ हुआ था, तो भैया रवाई कांड हुआ था आपका टिहरी में, ठीक है, इसी को आप तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके रवाई कांड की, तो ये हुआ था आपका 30 मई 1930 को, 30 मई 1930 को, ठीक है ना, 1930 को हुआ था।
क्या हुआ था ना 1927-28 में क्या होता है, एक नई वन व्यवस्था लागू करते हैं, ठीक है। और उसी के विरोध में क्या होता है ना, यमुना नदी के किनारे भैया एक रैली निकाली जाती है, और इसी रैली के दौरान एक दीवान होते हैं आपके, जिनका नाम होता है चक्रधर जुयाल, ठीक है ना, चक्रधर जुयाल। ये चक्रधर जुयाल क्या करते हैं ना, गोलियां चला देते हैं सभी पे। तो इसीलिए इसी चक्रधर जुयाल को क्या कहा गया है भैया, इन्हें कहा गया उत्तराखंड का जनरल डायर कहा गया है, ठीक है। चलो फिर आशा करता हूँ चीज़ें आप समझ रहे होगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना गया है? वो माना गया है भैया कालू मेहरा जी को, ठीक है ना। आप सभी को पता है कालू मेहरा जी आपके चंपावत के हैं, ठीक है ना, चंपावत के हैं। और इन्होंने क्या किया था, एक क्रांतिवीर एक गुप्त संगठन बनाया था, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। चलो फिर आप बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो उपस्थित हुए थे भैया ज्वालादत्त जोशी जी, ठीक है। तो देखो भैया अब कुछ बातें जान लो। जो ये कांग्रेस का अधिवेशन था ना 1886 का, ये था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ठीक है ना, दूसरा अधिवेशन, ठीक है। यहीं से आप मेरे को बता देना भैया कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो भैया ये था आपका दूसरा अधिवेशन, और ये हुआ था आपका कलकत्ता में, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी भैया? इसकी अध्यक्षता करी थी दूसरे अधिवेशन की दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। चलो अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो भैया वो आरंभ हुआ था आपका 1918 में, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार आपका 1871 से चलता है 1918 तक, ठीक है, 1918 तक चलता है। जैसे ही आपका ये अल्मोड़ा अखबार बंद होता है ना, फिर आपका शक्ति समाचार पत्र निकाल देते हैं। कौन भैया? क्योंकि अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदंड पांडे जी क्या स्टार्ट करते हैं, शक्ति समाचार पत्र 18 अक्टूबर 1918 से, ठीक है ना, 1918 से। और याद में रखना है, जो आपका इससे पहले था आपका अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? वो थे आपके बुद्धि वल्लभ पंत जी, ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। और ये शक्ति समाचार पत्र के बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। चलो बढ़े फिर आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? आप सभी को पता 1929 में की थी, ठीक है ना, 14 जून से लेकर 2 जुलाई, ठीक है ना, जून से लेकर 2 जुलाई तक। ये कहाँ रहते हैं भैया? ये आते हैं उत्तराखंड में, ठीक है ना, कई जगह पे जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है? तो ये है भैया पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, ठीक है। तो चलो फिर थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, लगभग 1 घंटे की वीडियो बनेगी ये अभी आपकी। तो देखो निम्बर वंश में इष्टगण देव होते हैं आपके, इष्टगण देव, ठीक है। इष्टगण देव कौन है भैया? ये इतना याद रखना है इनसे कि भैया ये पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भैया उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? वो किया था इष्टगण देव ने। फिर इष्टगण देव के बाद आते हैं भैया ललित सूरदेव, फिर ठीक है, फिर ललित सूरदेव के बाद आते हैं भैया आपके भूदेव, ठीक है, भूदेव। तो ये था आपका सीक्वेंस। चलो फिर आप बढ़े आगे की ओर। तो हमारा जो 95वां प्रश्न है वह है, पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था? तो कर लिया था भैया 1191 में, ठीक है ना। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, त्रिशूल अभिलेख, ठीक है ना, त्रिशूल अभिलेख में हमें किन राजाओं का नाम प्राप्त होता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो देखो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? वो था गाय, ठीक है। चलो तो हमारा अगला प्रश्न है कि गढ़वाल के परमार वंश का शासन लगभग 888 ईस्वी से कब तक रहा था? वो रहा था 1949 तक, ठीक है। फिर भारत में विलय हो जाता है भैया आपका टिहरी गढ़वाल का, ठीक है। चलो अब आपका अगला प्रश्न है कि तराई जिले का गठन हुआ था, वो हुआ था 1842 में,
ठीक है ना। 1842 में हुआ था, हालांकि फिर 1848 में जो है फिर से इसको पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, चलो फिर देखो भैया 99वां प्रश्न है, श्रीनगर से पौड़ी मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था, तो 1840 में किया गया था। ठीक है, फिर देखो जो आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, 100 प्रश्न कंप्लीट कर दिया आज हमने। आज का लास्ट प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड 3 प्रांत टिहरी रियासत, कुमाऊं तथा गढ़वाल जिलों में विभक्त हुआ था, तो हुआ था 1839 को। आप सभी को पता है 1839 को भैया कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र होती है। ठीक है ना, 2 आपके प्रांत बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कुमाऊं अलग और गढ़वाल अलग। ठीक है, चलो समझ गए। तो यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। आशा करता हूँ ना इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।